राजस्थान के दौसा में मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना पर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर। कहा, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण प्रदेश में बच्चियों का उत्पीड़न। प्रियंका गांधी से भी पूछे सवाल, लड़की हूं, क्या बच सकती हूं? राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा और पूर्व विधायक अशोक तंवर समेत अनेक कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। जयपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में हुए शामिल। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू और तेजस्वी के सहयोगी अमित कात्याल को किया गिरफ्तार। पिछले 2 महीने से ईडी के सामने पेश होने से बच रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी का संकल्प पत्र होगा जारी। अमित शाह का भी धार में रोड शो और रैली का कार्यक्रम। कमलनाथ, दिग्विजय समेत कांग्रेस के नेताओं की भी ताबड़तोड़ रैलियां। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी की आज शाम होगी चुनावी रैली। कांग्रेस ने भी कर्नाटक के मंत्रियों और नेताओं को प्रचार मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ में राजनाथ सिंह की जनसभाएं। आज अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 लाख से अधिक दियों से जगमग होगी राम की नगरी। दुल्हन की तरह सजे सरयू के 51 घाट। 50 से अधिक राजदूत होंगे उत्सव में शामिल। और इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष। इजरायली सेना ने 150 हमास आतंकवादियों को मार गिराया। आईडीएफ का उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ों पर नियंत्रण करने का दावा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में मौजूदा स्थिति पर जताई चिंता। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें, राजस्थान के दौसा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बीजेपी इस घटना को लेकर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की पार्टी की जिस राज्य में राजस्थान में सरकार है, वहीं 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटती है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं राजस्थान में आम बात हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस और प्रियंका गांधी से पूछना चाहती है कि आखिर वो मानवता और महिलाओं के खिलाफ ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो राजस्थान की महिलाएं जाएं कहां? राजस्थान की सड़कों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंका वाड्रा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं, तो क्या बच सकती हूं? और यह सवाल इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि आज जिस प्रकार की घटना दौसा से सामने आई है, एक 4 साल की दलित बच्ची के साथ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का बर्बरतापूर्वक बलात्कार करता है और ऐसा घिनौना हैवानियत भरा कृत्य करता है, और इस पर राजस्थान की सरकार तुरंत कार्रवाई करने के बदले, जैसे कि उनका आमतौर पर रवैया रहता है, अपराधी बचाव में लग जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रियंका गांधी राजस्थान में पर्यटन के लिए आती हैं, उनसे भाजपा जानना चाहती है कि क्या वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगी और इस पर कोई कार्रवाई करेंगी, या केवल कांग्रेस और प्रियंका गांधी केवल राजनीति के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का प्रयोग करती रहेंगी। कुछ दिन पहले वो दौसा आई थी और तब भी मैंने उनसे पूछा था, आप दौसा आई हैं, आप रणथंभौर आती हैं, आप पर्यटन और सियासी पर्यटन करने आती हैं, पर आप जाएंगी उन बलात्कार के पीड़ितों से मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने? विल यू कम हियर ओनली फॉर पॉलिटिकल टूरिज्म एंड फॉर टूरिज्म इन रणथंभौर, और विल यू गो एंड मीट द विक्टिम्स ऑफ दीज रेप्स? विल यू गो एंड मीट द सर्वाइवर्स? विल यू गो एंड मीट द फैमिलीज? और कम से कम अगर या वहां के जनमानस की बात नहीं सुननी है प्रियंका जी, तो अपने ही लोगों की बात सुन लो। दरअसल राजस्थान के दौसा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मामले का आरोपी एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने का भी आदेश दे दिया गया है। तो मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की इस घटना को लेकर भाजपा गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया है, ये उसी का नतीजा है कि बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दौसा में 4 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात ने राजस्थान को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेंगी जब तक कि अपराधियों को सजा ना मिल जाए, जब तक इस निष्क्रिय सरकार की विदाई नहीं हो जाती। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि बीते 5 सालों में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं। हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। 5 वर्षों में ये घटनाएं क्यों बढ़ी और लगातार क्यों हो रही है? जब शासन और प्रशासन के लोग इस प्रकार की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, वो कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं 56% घटनाएं फर्जी पाई जाती है, तब ऐसे लोग अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित सहयोगी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है और इस गिरफ्तारी के बाद से लालू यादव के परिवार की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कात्याल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी हैं। एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में कथित तौर पर एक लाभार्थी कंपनी है और इसका पंजीकृत पता दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक आवासीय इमारत है, जिसका उपयोग तेजस्वी यादव द्वारा लगातार किया जाता रहा था। सूत्रों ने बताया है कि कात्याल को एजेंसी ने शुक्रवार को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उम्मीद है कि उसे स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। सूत्रों ने ये भी बताया है कि कात्याल करीब 2 महीने से पूछताछ के लिए एजेंसी के समन से बच रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस मामले में उनके खिलाफ ईडी के समन को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने मार्च में कात्याल के परिसरों पर छापा मारा था, जब इसमें लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनकी बहनों और अन्य के परिसरों को भी शामिल किया गया था। और असम में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2021 में बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले नगांव जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश बोरा ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर असम प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पोरुतोष रॉय ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में पोरुतोष रॉय ने पार्टी के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। पोरुतोष रॉय ने पत्र में कहा है कि मैं संगठन में बने नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि ये केवल खूनी लोगों का पक्ष ले रहा है। अब ये महसूस होने लगा है कि संगठन में हम जैसे समाज के निचले तबके से आने वाले लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि इस संगठन में काम करते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि दिसपुर से लेकर दिल्ली तक ये संगठन फैमिली फर्स्ट को तरजीह देता है और राष्ट्र अंत में आता है। वहीं सुरेश बोरा ने अपने त्याग पत्र में कहा कि उभरती परिस्थितियों में पद छोड़ना सर्वोत्तम हित में है। सुरेश बोरा और पोरुतोष रॉय दोनों ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन के करीबी बताए जाते हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि दोनों नेता आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की।
असम के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा, पूर्व विधायक अशोक तंवर, कांग्रेस के जयपुर से मौजूदा पार्षद राजू अग्रवाल समेत कई एक नेता आज भाजपा में शामिल हुए। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया और भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर की मौजूदगी में ये नेता भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे पंकज मेहता, कांग्रेस नेता ब्रजराज, कांग्रेस नेता केपी सिंह चुंडावत, बजरंग पालीवाल, बाबूलाल, कविता, पार्षद राम जानकी देवी, कांग्रेस नेता सीमा कंवर, राकेश जोशी, अजय पारेख, ललित गोयल समेत कई एक बड़े चेहरों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब से कुछ देर में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में पार्टी की ओर से महिला, युवा, किसान, शिक्षा और रोजगार से लेकर सभी वर्गों को विशेष ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि संकल्प पत्र मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाएगा। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने गुना में चुनावी रैली की। यहां पर फतेहगढ़ में उन्होंने बमोरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को दोहराया। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी चुनावी हमले किए। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी आज दूसरी बार भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने हैदराबाद पहुंच रहे हैं। आज शाम 5 बजे सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। इससे पहले जब पीएम ने हैदराबाद में बीजेपी के पक्ष में चुनावी रैली की थी तो उन्होंने विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया था। पीएम ने मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछले 9 साल से तेलंगाना में विकास विरोधी, पिछड़ी जाति विरोधी सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस के भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के शराब घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। तेलंगाना में मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर भी लगातार रोज कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं और यहां पर अपनी सरकार दोहराने के लिए वो लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो विरोधी दलों के बहकावे में ना आए। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े वादे भी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। खुद को कई दिनों तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में मोर्चा संभाल रखा था और अपनी रैलियों में बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम पर मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। अब कांग्रेस ने यहां कर्नाटक के 10 मंत्रियों और 48 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए उतार दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार तेलंगाना में चुनावी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खान के रामपुर में स्थित दारुल अवाम दफ्तर को सील कर दिया गया है और इसके साथ ही रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी ताला लगा दिया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सपा का दफ्तर था। उसी कार्यालय से समाजवादी पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां होती थी, लेकिन बाद में आजम खान ने उसी कार्यालय की जमीन को रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से आवंटित करा लिया, जिसमें ये प्रमुख शर्त थी कि उस जमीन पर कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। लेकिन आजम खान ने उस जमीन के एक हिस्से में जौहर ट्रस्ट से संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल की एक शाखा खोल दी, जबकि दूसरे हिस्से में दारुल अवाम नाम से कार्यालय संचालित कर दिया, जिसमें सपा कार्यालय संचालित होने लगा। और उसी कार्यालय में कई बार लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठकें और सभाएं भी आयोजित की गईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम और शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की दोनों लीजों को निरस्त कर दिया था। उसके बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में संपत्तियां आजम खान के कब्जे से मुक्त करा दी गई। और RODIC कंसल्टेंट्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजकुमार ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण पहलों पर जोर देते हुए उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत की प्रगति के प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है CMD रॉडिक के राजकुमार, जो बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से भारत में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत को आगे ले जाने के लिए। आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से देखते हैं? आपकी कंसल्टेंसी जो है वो देश विदेश में काम करती है, देश में इसका कितना बड़ा रोल है? ये एक माइलस्टोन होने जा रहा है। मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, ये क्वांटम जंप जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो डिजिटल इंडिया और डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, हर जगह जो उनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है इस पे, एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक सोच है जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा, गति शक्ति जिसको नाम दिया गया है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ होल ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अदरवाइज ऑल दी अदर डिपार्टमेंट्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से हैं वो अपनी अपनी डेवलपमेंट अपने अपने पेस से करते थे, इंटीग्रेशन नहीं था। This is itself is going to substantial give a push in our GDP। बिहार में जो एक इनिशिएटिव जो मैं बताना चाहूँगा, जो मुझे लगता है शायद दुनिया भर में इस स्केल पर ट्राई नहीं हुआ, वो HIMS बोलते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 13,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम डिजिटाइज कर रहे हैं। पेशेंट जर्नी पूरी, पेशेंट के रजिस्ट्रेशन से लेके OPD से लेके वो जो मेडिसिन लेके जाएगा, सारा कुछ ट्रैक होगा डिजिटली। वी हैव ऑलरेडी एन इंक्यूबेशन सेंटर वेयर इन वी विल बी इंक्यूबेटिंग देम, जो इंफ्रा पे काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात में। तो ये थे रॉडिक के CMD जो बता रहे थे कि डिजिटल इंडिया फ्यूचर है और भारत को अगर अग्रणी भूमिका निभाना, अगर डेवलप्ड कंट्री में अपना नाम शुमार करना है तो डिजिटल इंडिया को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। क्या पर्सन जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी एक नया रिकॉर्ड यहां बनने जा रहा है। दिवाली की पूर्व संध्या पर और प्रभु श्री राम के आगमन पर अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख से अधिक दिए जलाकर शहर को रोशन किया जाएगा। उससे पहले आज शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शाम को जब दीपोत्सव होगा तो म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से अयोध्या की मनमोहक झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 21 रामलीला होंगी जो लगातार 3 दिनों तक संचालित होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 50 से अधिक देशों के राजदूत अयोध्या आ रहे हैं, लिहाजा सभी तैयारियां अलर्ट मोड पर हैं।
राम मंदिर निर्माण से पहले इस साल हो रहे दीपोत्सव की बात ही कुछ और है। देश भर से हजारों कलाकार यहां पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति देने के लिए उतावले हैं। और अब आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित सैंड आर्ट। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह ने भरत मिलाप के पूरे घटनाक्रम को सैंड आर्ट के माध्यम से दर्शाया है। ललित कला अकादमी के छात्रों ने भगवान श्री राम के बाल काल से लेकर लंका विजय तक के सफर को सैंड आर्ट के माध्यम से दर्शाया है। और कार्तिक महीने में होने वाली हनुमान जयंती आज है। प्रयागराज से हमारे पास कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। महाबली हनुमान का जन्मोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की एक जन्मतिथि उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, तो वहीं दूसरी तिथि विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। इजराइल हमास संघर्ष लगातार जारी है और इजराइल रक्षा बल की 401वीं ब्रिगेड ने शनिवार को लगभग 150 आतंकवादियों को मार गिराया है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ों पर नियंत्रण कर लिया है। इस टारगेट में हथियार उत्पादन साइट, लॉन्चिंग स्टेशन, एक भूमिगत नेटवर्क शामिल है। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह से संबंधित कई आतंकवादी ठिकानों पर भी हमला किया है। आईडीएफ ने कहा है कि ये हमले पिछले दिनों किए गए प्रक्षेपणों के जवाब में किए गए हैं। आईडीएफ ने कहा है कि आईडीएफ विमानों ने पिछले दिन लॉन्च के जवाब में लेबनान में हिजबुल्लाह से संबंधित आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इस टारगेट में आतंकवादी बुनियादी ढांचा और सैन्य चौकियां, हथियार डिपो, खुफिया बुनियादी ढांचा शामिल है। आईडीएफ ने कहा कि 3 विमानों ने लेबनान से इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की। उसकी हवाई रक्षा श्रृंखला ने एक को रोक लिया, जबकि अन्य 2 उत्तर में गिरे। आईडीएफ ने बताया कि उसकी आर्टिलरी कोर की 7वीं ब्रिगेड ने गाजा में हमास सैन्य चौकी और एक ट्रेनिंग कंपाउंड में परिचालन गतिविधियां संचालित की। आईडीएफ के मुताबिक सैनिकों ने हमास नेता के भाई मोहम्मद सिनवार के कार्यालय की तलाशी ली। इसके अलावा सैनिकों ने इमारतों को सुरक्षित किया और दर्जनों हथियार जब्त किए, जिनमें मिसाइलें, यूएवी, मानचित्र, संचार उपकरण, मोर्टार, हमलावर ड्रोन और तकनीकी संपत्तियां शामिल हैं। आईडीएफ ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि सैनिकों ने लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा के मुद्दे पर बैठक की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बताया कि गाजा में हमलों से औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। घेब्रेयेसस ने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से WHO ने गाजा और वेस्ट बैंक में स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर 250 से अधिक हमलों की पुष्टि की है, जबकि इजराइल में स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर 25 हमले हुए हैं। वहीं इजराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत गिलाद अरदान ने कहा कि इजराइल ने दक्षिणी गाजा में अस्पताल स्थापित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। अरदान ने कहा कि इजराइल अस्पताल बनाने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल WHO या फिर किसी अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय की तुलना में गाजा वासियों की भलाई के लिए कहीं ज्यादा काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि अमेरिका गाजा के अस्पतालों में ईंधन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सीमा पर एक सैन्य अड्डे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने सैनिकों से बातचीत की और सबात के लिए उनके साथ शामिल हुए। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा में अपने योगदान देने के लिए सैनिकों की सराहना की। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि सभी शवों की पहचान होने के बाद इस संख्या में फिर से बदलाव हो सकता है। और अब बात करेंगे वोकल फॉर लोकल अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आग्रह किया था। पीएम मोदी की इस मुहिम को देश भर में सराहा जा रहा है। बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह ने वोकल फॉर लोकल को सराहते हुए एक वीडियो भी साझा किया है। वोकल फॉर लोकल। बन गए पकवान है, सज गई दुकान है, तन गए शमियाने, रेडी हो गया हिंदुस्तान है। इंडिया से कुर्ता आया, कांजीवरम से साड़ी, जयपुर की कालीन पे गिर गई ताजमहल की सारी। सॉरी, गोदरेज की अलमारी में तू मैं जारी है। मधुबनी बनारसी को कल्याण जी सुना रही है। मालाबार अम्रपाली कैरेट लेन, खरा 24 कैरेट कंगन झुमके चेन। देखो टाइटन की रेंज, थोड़ा लेंस काट का फ्रेम। गाजी की सोन पापड़ी रसगुल्ले पे भारी, कोल्हापुर की जब्बल थोड़ा एक्स्ट्रा स्वैग दिखारी। आ गई मारुति हमारी, आई कंफ्यूजन की बारी, तोहफा पिक करने की बारी। कश्मीर का केसर, राजस्थान का घेवर, हलवाइयों के तेवर, उफ, दावत की कचौरी, उफ, अयंगार का मावा, उफ, मोतीचूर का दावा, उफ, राम राम हल्दीराम, भुजिया गुजिया गुलाब जाम, कतली का दिल बादाम। लो सड़क पे लग गया जाम, पहुंचना था दिन में जिनको पहुंचेंगे अब लेट शाम। एशियन पेंट और नैरो लैक, रंगों से सजे हैं घर, एक दूसरे के गले लगेंगे चांदेरी और मान्यवर। ऐसी इस बार हम दिवाली मनाते हैं, इंडिया को इंडिया के पास लेके आते हैं। अब की दिवाली बड़े दिल से मनाते हैं, इंडिया को इंडिया का तोहफा देके आते हैं। वोकल फॉर लोकल। और वोकल फॉर लोकल अभियान में सभी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने वोकल फॉर लोकल अभियान की सराहना की है और सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की है। इस दुपट्टे की भी अपनी एक कहानी है। इसे बुना है बनारस के अरुण कुमार जी, कारीगरी की है कलकत्ता के विपिन दादा ने, और सिया है मुंबई के अशरफ भाई ने। जब दिवाली की वजह से कहीं मिले, कई सारे घरों में खुशियां बिखरे। बी वोकल फॉर लोकल। हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली बी वोकल फॉर लोकल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।